हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फंडामेंटल राइट के दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों आर्टिकल, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा इन्हें सही तरीके से समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल 21 में क्या लिखा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 21 आपको राइट देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि कोई आपके जीवन का और जो आपके दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो नहीं छीन सकता। अब भाई जीवन का अधिकार की जो आपका राइट टू लाइफ है या फिर दैहिक स्वतंत्रता, कहीं आना जाना घूमना, जो भी आपकी पर्सनल लिबर्टी है उसको कोई कल को ना छीन लिए, इसलिए आर्टिकल 21 में ये आपका फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया है। डिटेल में देखेंगे हम इसे, ये क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति को, देखिए पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे व्यक्ति की बात की गई है, पर्सन, यानी कि ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को ही आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन देता है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, और अगर वंचित करना है तो उसका केवल एक ही तरीका है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब देखिए बोल रहा है कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि आपका कोई भी प्राण और जीवन का अधिकार जो है नहीं छीन सकता, लेकिन छीनना है तो उसका ये तरीका है। ये क्या तरीका है, इसको समझने से पहले आपको दो देशों की कानून समझने होंगे। एक है आपका ब्रिटेन और दूसरा है आपका अमेरिका। देखिए ब्रिटेन बोलता है कि हमारे यहाँ पर अगर किसी को उसके जीवन के अधिकार से वंचित करना है तो उसका एक ही तरीका है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि पार्लियामेंट कानून बनाकर ही किसी को उसके जीवन के अधिकार से वंचित कर सकती है। लेकिन अगर जो वहाँ की सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो अगर चाहे कि किसी के जीवन के अधिकार को उससे छीने तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी जीवन के अधिकार को छीनने का एक ही तरीका है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि लेजिस्लेचर जो है कानून बना के आपके जीवन का अधिकार छीन सकती है। और अगर एग्जीक्यूटिव ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको रद्द कर देगी। यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट आपको केवल एग्जीक्यूटिव से प्रोटेक्शन दिलाती है कि कार्यपालिका आपका ये अधिकार नहीं छीन सकती, लेकिन लेजिस्लेचर से प्रोटेक्शन नहीं दिलाती है। यानी कि अगर सही कानून का, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सही कानूनी प्रक्रिया का यूज़ करके कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून से आपके जीवन का अधिकार छीना जाता है। यानी ये एक बहुत संकीर्ण जो है बात बोली गई है यहाँ पर। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात बोली गई है, तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ का यूज़ करके, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को बोला जाता है आपका यथोचित विधि प्रक्रिया, कि किसी भी देश के नागरिक का जो जीवन का अधिकार है उसको छीनने का एक ही तरीका है, यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित विधि प्रक्रिया का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि एक तो आप कानून बनाकर ही इसके अधिकार को छीन सकते हैं, जीवन के अधिकार को, दूसरा कि वो जो कानून है वो कानून जो है वो नेचुरल लॉ के हिसाब से होना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया के प्राकृतिक न्याय के हिसाब से सही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट केवल आपका एग्जीक्यूटिव से प्रोटेक्शन नहीं दिला रही है बल्कि लेजिस्लेचर से भी प्रोटेक्शन दिला रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर अमेरिका में किसी को उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जाता है तो एक तो बात कि केवल कानून बनाकर ही ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, कोर्ट ने देखा आपने कानून बनाया है, चलो सही बात है, लेकिन केवल कानून ही नहीं बल्कि ये भी देखेगी कोर्ट कि वो जो कानून बनाया है वो खुद में सही है या नहीं है। यानी यहाँ पर केवल कानूनी प्रक्रिया को नहीं बल्कि उस कानून के नेचर को भी देखा जाता है कि वो कानून जो है प्राकृतिक रूप से उचित है या नहीं है, यानी वो अधिकार प्राकृतिक रूप से ऐसा छीने जाने लायक है या नहीं है। यानी अगर ऐसा का आप अधिकार छीन रहे हो जो मानव के लिए ज़रूरी है तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका उस कानून को रद्द कर देगी। तो अगर सिंपल भाषा में देखें तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जिसमें केवल आपको
एग्जीक्यूटिव से प्रोटेक्शन दिलाया जाता है, लेकिन लेजिस्लेचर से नहीं, यानी कानून बनाकर, सही कानून बनाकर आपका अधिकार छीना जा सकता है। लेकिन जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर बोल रहा है कि आपको जीवन के अधिकार से वंचित किया जाएगा, किससे? ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, जिसको बोलते हैं हम यथोचित विधि प्रक्रिया। और उसका मतलब है कि केवल आपका कानून की प्रक्रिया ही नहीं देखी जाएगी, बल्कि जो कानून बना है वो कानून भी देखा जाएगा कि वो कानून सही है या नहीं है, प्राकृतिक रूप से उचित है या नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको दोनों ही चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब वापस आते हैं हम अपने आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 बोलता है, भारत के लिए बोल रहा है कि हम किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित कर सकते हैं, केवल एक ही तरीका है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी हमने ब्रिटेन वाला कॉन्सेप्ट लिया है कि हम एग्जीक्यूटिव से तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे सरकार आपका अधिकार नहीं छीन सकती, लेकिन लेजिस्लेचर जो है वो विधि द्वारा, यानी सही तरीके से कानून बना के सही प्रक्रिया का यूज़ करके आपको इस अधिकार से वंचित कर सकती है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब देखिए, ये तो हो गई एक जो बात 21 में लिखी गई थी। अब आर्टिकल 21 से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट केस है, एक 1950 का है गोपालन केस और दूसरा है 1978 का मेनका गांधी केस। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम। 1950 में गोपालन मामला जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, वहाँ पे बात आती है गोपालन केस में कि यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में केवल बात की गई है सही प्रक्रिया का, तो इसके अंदर ही ये भी बात है कि प्रक्रिया ही नहीं, कानून भी सही होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, यहाँ पर सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा दी गई है, यानी सरकार आपका अधिकार नहीं छीन सकती है, लेकिन जो विधानमंडल है, जो लेजिस्लेचर है, वो आपका अधिकार छीन सकती है। किसी भी तरीके का कानून बनाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम केवल देखेंगे कि कानून बनाया गया है ना, यानी सरकार बिना कानून बनाए नहीं छीन सकती, लेकिन विधानमंडल कानून बनाकर छीन सकती है। ये बात गोपालन में बोली गई, जो ऑलरेडी इसमें लिखा गया है। लेकिन 1978 का आता है आपका मेनका गांधी मामला, जिसमें मेनका गांधी का जो पासपोर्ट है वो आपका उस समय कांग्रेस की सरकार जो होती है वो रोक लेती है, उनके पासपोर्ट को रख लेती है। और इस सिचुएशन में मेनका गांधी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहाँ आर्टिकल 21 के अंडर में बोलती हैं कि भाई ये जो मेरा जीवन का अधिकार है कि मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, देश के बाहर भी आ जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर इसे छीना जा रहा है। तो फिर ये मामला जाता है कोर्ट के पास। कोर्ट के पास मामला इसलिए जाता है कि भाई सरकार बोलती है कि हमने जो ये अधिकार छीना है वो कानूनी प्रक्रिया का यूज़ करके छीना है, यानी कि कानून के हिसाब से छीना है। और यहाँ पर लिखा है कि कानून के हिसाब से हम इनका जो आपका पर्सनल लिबर्टी है वो छीन सकते हैं। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि बिल्कुल ही गलत है ये बात, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपने इस वाले फैसले को पलटते हुए कि आर्टिकल 21 जो है वो केवल मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया पर ही रोक नहीं लगाती, बल्कि मनमानी विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी सुरक्षा दिलाती है। यानी अब हम आर्टिकल 21 को जब देखेंगे तो केवल ये नहीं देखेंगे कि क्या कानून बनाकर छीना गया, बल्कि ये भी देखेंगे कि वो जो कानून है वो कानून प्राकृतिक रूप से उचित है या नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। यानी कि अब क्या हो गया, जो आर्टिकल 21 में लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें वो भी ऐड हो गया, क्या? अमेरिका वाला यथोचित विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ लिखा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के केस में बोल दिया है कि अब से आर्टिकल 21 को जब भी देखा जाएगा तो उसमें इंक्लूड होगा कि केवल हम प्रक्रिया ही नहीं देखेंगे कि कानूनी प्रक्रिया यूज़ की गई है या नहीं, बल्कि ये भी देखेंगे कि वो जो कानून बनाया गया है वो प्राकृतिक रूप से उचित है या नहीं है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। अभी आर्टिकल 21 की क्या सिचुएशन है, तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्लस यथोचित विधि प्रक्रिया भी उसमें जुड़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन का है और ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ का है? अमेरिका का है। ठीक है, यहाँ पर सेम वही बातें लिखी गई हैं। ये आर्टिकल की एक्सप्लेनेशन, 1950 का मामला और 1978 का मामला। अब देखिए आर्टिकल 21 में तो सीधे से लिख दिया है कि जीवन की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बहुत छोटी बात नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग मामले में बहुत ही ज़्यादा डिटेल कर दिया है। यानी कि
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में कई सारी ऐसी स्वतंत्रताएं हैं जो हमें लगता है कि इसमें नहीं आती होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस के अंतर्गत उन मामलों को भी किस में डाल दिया है, आर्टिकल 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपके दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण की स्वतंत्रता है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो अधिकार इसमें बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या, शिक्षा पाने का अधिकार, कि जो आपका राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा पाने का अधिकार, ये भी आपके जीवन की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आता है। ठीक है, क्या मामला था, तो 1992 में एक मोहिनी जैन का मामला आता है। वो एक स्टूडेंट होती है जिन्होंने मेडिकल एग्ज़ाम दिया होता है, वो दूसरे स्टेट की होती है, कर्नाटक में उनको एडमिशन लेना होता है। तो वहाँ पर उनकी जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीस मांगी गई रहती है। इस मामले को लेकर इस मामले को लेकर मोहिनी जैन जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये बात रखी कि भाई जो शिक्षा का अधिकार है वो मेरे जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो कल को मैं सेल्फ डिपेंड नहीं बनूंगी, जॉब नहीं करूंगी, फिर मेरी लाइफ जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, और कहीं ना कहीं ये मेरा जो राइट टू लाइफ है उसको छोटा कर रहा है, उसको छीन रहा है या उसको कम कर रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई बिल्कुल बात सही है। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि अब से शिक्षा का अधिकार जो है वो भी आपका आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है, और शिक्षा का अधिकार जो है वो सभी को दिया जाएगा, यानी सभी को शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ये भी बात यहाँ पर उठी कि भाई जो हायर लेवल की एजुकेशन है, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो तो फ्री में देंगे नहीं, और सरकार इतनी कैपेबल नहीं है कि वो हर बच्चे की फीस उन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भरे सब्सिडी के रूप में, वो भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से फाइनली डिसाइड ये हुआ कि शिक्षा का अधिकार जो है वो जो हमारे देश के बच्चे हैं उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। लेकिन अभी देश के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो हायर लेवल की एजुकेशन भी मुफ्त में दिला सके, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 21 में शिक्षा के अधिकार केवल प्रारंभिक लेवल पर बात की गई कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा होगी वो यहाँ पर आपको मुफ्त में दी जाएगी, ताकि बच्चा जो है एक लेवल पर एजुकेटेड हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये बात की गई। तो अब हम देख लेंगे कि ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी थी कि शिक्षा का अधिकार आज से आपका आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार है, यानी सभी को शिक्षा मिलेगी, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जो भी होगा वो मिलेगा सबको, कंपलसरी नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसको लागू करने के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट ने, कब, 2002 में। और ये जो राइट टू एजुकेशन था इसे एक नए आर्टिकल के रूप में, कहाँ, आर्टिकल 21 के बगल में ही जोड़ दिया, आर्टिकल 21A में, 21 क में, यानी आर्टिकल 21A में इस अमेंडमेंट के द्वारा लिख दिया कि अब से निःशुल्क और अनिवार्य, यानी मुफ्त में और अनिवार्य यानी कंपलसरी शिक्षा दी जाएगी। समझ में आ गया? और किसको दी जाएगी, तो यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें प्रारंभिक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 2002 में इस आर्टिकल को जोड़ दिया गया और इसमें राइट टू एजुकेशन दे दिया गया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो बात लिखी है इसको लागू करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बनाए, तो यहाँ पर ये बात तो जोड़ दी कि मुफ्त में दी जाएगी। अब उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो इसके लिए 2009 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम। ठीक है, और ये जो एक्ट है इसके द्वारा 2009 से ये मुफ्त में शिक्षा देना शुरू कर दिया गया, यानी एक्ट बना के इसको लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो आपका राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A, ये कब जोड़ा गया था, 2002 में 86 अमेंडमेंट से, और इसको लागू करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 2009 में एक्ट बनाकर लागू किया गया था। समझ में आ गई इतनी बात? और भी आपके कुछ अधिकार है अनुच्छेद 21 में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार, यानी कि आपको ये अधिकार है कि जो आपकी प्राइवेसी है उसको मेंटेन किया जाए आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कुछ मामले गए, फॉर एग्जांपल कि पुलिस जो है वो रात में किसी के घर आ रही है ना, या फिर किसी जो व्यक्ति है उसके फ़ोन वगैरह को टैप करना किसी भी उद्देश्य से, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप बेवजह किसी का फ़ोन टैप कर रहे हैं, सरकार को यहाँ पर बोला गया है, या फिर किसी बेवजह
पुलिस जो है वो किसी के घर में जा रही है आधी रात में, तो ये जो है आपका राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है और ये आपका फंडामेंटल राइट 21 का उल्लंघन करता है और व्यक्ति इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। समझ में आ गया? हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक हित के मामले जहाँ पर ये टैप वैप करना जरूरी हो तो किया जाएगा, अदरवाइज जो है ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट हो जाएगा और ये आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बोला आजीविका का अधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सभी को आजीविका का अधिकार है कि सभी जो है कुछ कमाए और कमा के अपना जो है जीवन जो है सही तरीके से जी पाए। अब देखिए यहाँ पर आजीविका का अधिकार का मतलब ये नहीं कि अब आप लोग जाकर बोलेंगे आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है काम दो, नहीं। आजीविका के अधिकार के अंतर्गत काम का अधिकार है, लेकिन वो यहाँ नहीं दिया गया है क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है देश के पास कि सभी लोगों को काम इमीडिएट दिला सके। लेकिन आजीविका के अधिकार के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भाई जो न्यूनतम वेतन होता है उससे कम किसी को नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि डिसाइड कर दिया कि भाई आप जो है किसी भी व्यक्ति जो भी काम कर रहे हैं उसको इस वेतन से कम ना दे, वो उसके आजीविका के अधिकार के अगेंस्ट है ना। तो इस तरह से आजीविका के अधिकार को एक्सप्लेन किया आर्टिकल 21 में। तो अगर आपका कोई न्यूनतम वेतन से कम दे रहा है तो उस सिचुएशन में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस फंडामेंटल राइट के तहत। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। अब भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि भाई हमारे घर के पास में बहुत सारी फैक्ट्री लगी हुई है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है और उसकी वजह से हमें सांस नहीं आ रही है, हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिससे हमारा क्या है राइट टू लाइफ छिन रहा है क्योंकि भाई धीरे धीरे हमारा जो है जीवन वो और ख़राब होते जा रहा है ना, हमारे हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल ठीक, और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बोला कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार भी आपके आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में आता है। समझ में आया? और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी ये आपके बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ वगैरह जिनसे पॉल्यूशन हो रहा है, इसे आप किसी भी सोसाइटी के आसपास ना लगाए, बल्कि इनको अलग से क्षेत्र आवंटित किया जाए जहाँ पर लोग ऐसे नहीं रहते हो और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़ सके। ठीक है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बोला गया अभियुक्तों और दोषियों के भी कुछ अधिकार की बात की गई। देखिए जो भी आपके क्रिमिनल्स होते हैं उनका भी तो राइट टू लाइफ होता है ना। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं कि बस रह रहे खा रहे, राइट टू लाइफ में कि भाई उनको अच्छा जीवन। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेवजह किसी भी अपराधी को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, ये उसके राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में आता है। हथकड़ी उसी सिचुएशन में लगाई जाएगी जब लगेगा कि हाँ भाई क्रिमिनल जो है वो भाग सकता है या उसने ऐसी पहले कोशिश की, अदरवाइज हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। यहाँ पर ये बात बोली गई। ठीक है, इसके अलावा बोला गया कि अगर कोई क्रिमिनल है जो खुद कैपेबल नहीं है कि वो अपना वकील वगैरह कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में उस क्रिमिनल को सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा। ये उसका राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत आता है। इतना ही नहीं, क्रिमिनल के मामले पर शीघ्र विचारण यानी कि उस पर जल्द से जल्दी उसका ट्रायल चालू किया जाएगा। जो भी उसका मामला है उसको कोर्ट लाया जाएगा और उसको फटाफट निपटाया जाएगा अगर किसी वजह से उसके मामले को निपटाने में देरी हो रही है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को मृत्यु दंड वाला उसने कोई काम किया, मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिया है और उसको मिलना है कि भाई इसको मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन जो उसका केस है वो बहुत लंबा खिंच जा रहा है 12-15 साल, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसी सिचुएशन में उसका मृत्यु दंड आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, यानी कि उसको पूरे जीवन जेल में रहना होगा लेकिन उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 21 के तहत कुछ राइट इन्होंने बोला कि ये जीवन के अधिकार में दोषियों के भी राइट हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, महिलाओं से संबंधित कुछ अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर महिलाओं के कुछ अधिकार बोले गए कि ये राइट टू लाइफ में उनके आता है। जैसे कि अगर किसी भी महिला से महिला का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 21 के विरुद्ध है। ठीक है, यानी इस मामले को लेकर आप आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन जारी की। उन्होंने बोला कि यौन उत्पीड़न का मतलब बहुत ब्रॉड लेवल पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यौन उत्पीड़न का मतलब है कि किसी को यौन संबंधी गलत बातें करना, छीटाकसी करना, जैसे कमेंट जनरली लोग मान बोल देते हैं, कमेंट कर देते हैं गलत शब्दों में। ठीक है, इसी तरह से कोई अश्लील साहित्य दिखाना, जैसे कोई मैगजीन वगैरह हो उसमें कुछ गलत पिक्चर्स वगैरह हो उस तरह से आपको दिखाना, या कुछ भी आपको अश्लील संकेत करना है ना, किसी तरीके से कुछ ऐसे गंदे इशारे करना, तो आपको ध्यान रखना ये सभी यौन उत्पीड़न में आते हैं और ये आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। यानी कि कितना इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है, आपको कोई भी यौन संबंधित संकेत किए जाते हैं, कोई अश्लील साहित्य दिखाई जाती है, कुछ ऐसी टिप्स
टिप्पणी की जाती है तो उस मामले में आप तुरंत जो है इसके तहत आर्टिकल 21 के तहत उपचार की मांग कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, यहाँ पर बोला गया है कि जो भी यौन शोषण की शिकार महिला होगी उसको निःशुल्क सहायता दी जाएगी। यानी कल को वो अपना वकील करने में समर्थ नहीं है तो उसको सरकार की तरफ से वकील मुहैया कराया जाएगा मुफ्त में। ठीक है, वकील मुहैया कराया जाएगा। और मान लीजिए किसी महिला का रेप वगैरह हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की, जैसे जिस महिला का बलात्कार होगा उसके जो भी प्राइवेसी उसको मेंटेन किया जाएगा, उसके नाम को सामने नहीं लाया जाएगा ताकि उसको आगे लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से उसके नाम को सामने नहीं लाया जाएगा। इतना ही नहीं, उसको जो है क्या बोलते हैं पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाएगी और उसको कुछ क्षतिपूर्ति भी दिया जाएगा ताकि वो अपने लाइफ आगे की अच्छी जी सके। इस तरह के मामले में अगर महिला पुलिस स्टेशन जाती है तो उसके साथ में उसका वकील होना अनिवार्य है। यानी महिला को बिना वकील के पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। इमीडिएट जब वकील आएगा तभी उसके सामने उससे इस तरह की कोई भी बात की जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है महिलाओं के लिए। अगर मान लीजिए किसी ऑफिस वगैरह में, कार्यस्थल में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो ये भी आप आर्टिकल 21 के तहत ले जा सकते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे सिचुएशन में जो भी पुरुष है जिसने उसके साथ गलत व्यवहार किया है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, प्लस उसका तबादला भी किया जा सकता है, यानी कि उसकी जगह चेंज की जाएगी, ना कि महिला की। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही अच्छा ये राइट है महिलाओं के लिए। आगे बोल रहा है इसके अलावा कुछ छोटे छोटे बहुत से अधिकार है, जैसे कि भोजन का अधिकार, कि सभी को भोजन मिलना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट। अब आप बोलोगे कि कहाँ मिल रहा है, मिलता तो है भाई, सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी दिला के आपको भोजन दे रही है। आटा, गेहूँ, चावल गेहूँ, चावल, दाल बहुत सस्ते कीमतों पे दिलाती है जो भी पॉवर्टी लेवल से नीचे के लोग हैं उनको, तो वो आर्टिकल 21 के तहत ही मिल रहा है। आश्रय का अधिकार, घर का अधिकार दिया जाता है सरकार के द्वारा, बहुत सारे स्कीम्स वगैरह चलाई जाती हैं, उसके तहत आपको ज़मीन दी जाती है या घर बनवाने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। स्वास्थ्य का अधिकार, मुफ्त में सारे सरकारी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं ना। बिजली पाने का अधिकार, सरकार जगह जगह बिजली मुहैया करा रही है कम कीमतों पर, है ना। नींद का अधिकार, ठीक है, ये जो नींद का अधिकार है ये भी आपका राइट टू लाइफ में आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, वो उसके पड़ोस में रोज खूब ऊंची आवाज़ में गाना बजा लेते हैं या शोर शराबा करते हैं, तो उससे उसको डिस्टर्बेंस अगर हो रही है तो वो इस मामले को लेकर कोर्ट में गया था कोई, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि भाई ये जो नींद का अधिकार है ये भी आपका राइट टू लाइफ में आता है, तो इस तरह से आप इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। समझ में आया। सुरक्षित यात्रा का अधिकार है, ठीक है। विदेशी यात्रा का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला, विदेशी यात्रा वाला। ये मेनका गांधी मामले से यहाँ जोड़ा गया। तो देखिए, आपको मैंने बताया था देश के अंदर अगर कहीं भी घूमना हो, ठीक है, तो देश के अंदर घूमने का अधिकार कहाँ पर है, आर्टिकल 19 में, कि देश के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन देश के बाहर अगर संचरण की बात की गई है तो ये वाला राइट आपने कहाँ पढ़ा है, आर्टिकल 21 में। अभी हमने देख लिया कि विदेशी यात्रा का अधिकार जो है देश की बाउंड्री के बाहर, वो आपका आर्टिकल 21 देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके राइट्स थे आर्टिकल 21 में। इससे भी ज़्यादा है, मैंने यहाँ पर वही मेंशन किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सभी को आप ध्यान रख लेंगे। सेम वही चीज़ें यहाँ पर बोली गई। आर्टिकल 21 में कुछ और राइट्स बताए गए हैं, ये ह्यूमन डिग्निटी, डिसेंट एनवायरनमेंट में रहना, राइट टू प्राइवेसी, शेल्टर का, एड का, ये सब आपका राइट है। ट्रैवल अब्रॉड, आप बाहर जाके घूम सकते हैं, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन से आपको प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके का हरासमेंट वगैरह जो है उससे प्रोटेक्शन, ये सब बातें की गई आर्टिकल 21 में। 21A जो है ये कैसे जोड़ा गया ये हमने देख लिया 2002 में, और इसको लागू कैसे किया गया था 2009 में एक एक्ट बना के, और उसका क्या नाम था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन भी जिसे आप बोलते हो, RTE 2009 में इसको बनाकर लागू किया गया था। किसे, 21A को लागू किया गया था, ठीक है। तो ये देखिए हमने 21A को समझ लिया, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं, 21 को समझ लिया हमने। आर्टिकल 21 बोलता है कि आपको जीवन के अधिकार से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा। गोपालन मामले में 1950 के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल ठीक है, यही बात है, लेकिन 1978 के मेनका गांधी मामले में उसने अपनी बात बदल दी और बोल दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में यथोचित विधि प्रक्रिया भी शामिल है। यानी कि अब आपको आपके जीवन के अधिकार से वंचित करने में केवल कानूनी प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि ये भी
देखा जाएगा कि जो कानून बना है वो सही है या नहीं है। यानी आर्टिकल 21 आपको दोनों से प्रोटेक्शन दिला रहा है, आपका लेजिस्लेचर से भी और एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव से तो पहले भी दिलाता था, अब यहाँ पर लेजिस्लेचर से भी प्रोटेक्शन जो है वो दिला रहा है, ठीक है। फिर आर्टिकल 21A कैसे जोड़ा, राइट टू एजुकेशन उसके अंदर में आता है। इसके अलावा जो भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट राइट्स हैं आर्टिकल 21 में, जो अलग अलग केसेस से कोर्ट ने बोला, वो भी हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 22। देखिए आर्टिकल 21 जो है 22 जो है ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके लिए जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 22 में अपराधियों के कुछ स्वतंत्रता लिखी गई है, अपराधियों के कुछ अधिकार लिखे गए हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें गिरफ्तारी और निरोध, अरेस्ट और डिटेंशन से कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है। तो आर्टिकल 22 को हम डिटेल में समझेंगे। उसके पहले आप जान लीजिए थोड़ा सा कि ये जो अरेस्ट या डिटेंशन, अरेस्ट क्या होता है, यानी पुलिस आपको उठाकर ले गई अपने साथ, तो अरेस्ट या गिरफ्तारी का मतलब है कि अब आप जो नॉर्मल लाइफ में रह रहे थे अब आप वैसे नहीं हो, आप उस पुलिस के अधीन हो और उस कानून के दायरे में रहोगे। वहाँ पर जो भी आपके साथ जो चीज़ें चलेंगी वो कानूनी रूप से चलेंगे। आप नहीं बोल सकते कि मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये मेरा राइट है, किसी भी तरीके की डिमांड नहीं कर सकते। वो है आपका अरेस्ट या फिर डिटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बात बताई गई है कि जो अरेस्ट होता है, गिरफ्तारी होता है, वो दो प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है प्यूनिटिव दंडात्मक और दूसरा होता है प्रिवेंटिव। देखिए निवारक। प्यूनिटिव निरोध क्या होता है, यानी प्यूनिटिव अरेस्ट क्या होता है, जब आपने कोई क्राइम कर दिया या फिर डाउट है कि ये जो क्राइम हुआ है इसमें आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, इस सिचुएशन में अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम दंडात्मक निरोध, प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी दंड देने के लिए आपको अरेस्ट किया गया है क्योंकि आप उस क्राइम में इन्वॉल्व थे या आपने वो क्राइम किया है, ठीक है। लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, यहाँ पर कोई क्राइम हुआ ही नहीं है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्राइम हो चुका है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई भी क्राइम हुआ नहीं है और ये बोलता है कि हम आपको केवल इस आधार पर अरेस्ट कर रहे हैं कि हमें डाउट है कि अगर आप फ्री रहे तो आप इस तरह का कोई क्राइम कर सकते हो। वो क्राइम हुआ नहीं है, लेकिन उस क्राइम को होने से रोकने के लिए अगर किसी को अरेस्ट या डिटेन किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध, यानी वो क्राइम होने से रोकने के लिए। तो ये आपको दोनों बात समझ में आ गई। तो जो आर्टिकल 22 है ये दोनों को कवर करता है। प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए भी कुछ राइट दिया गया है और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी यहाँ पर कुछ राइट्स दिए गए हैं, उन्हें हम देख लेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 22 में टोटल आपके 7 क्लॉज हैं, 7 जो हैं उपखंड है आर्टिकल 22 के, 22(1) to 22(7), ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इन क्लॉज को 22 के दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है आपका आर्टिकल 22(1) और 2। आर्टिकल 22(1) और 2 में किनके लिए राइट्स की बात की गई है, जिनको प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया गया हो दंड देने के लिए, उनके कुछ अधिकार हैं, ठीक है। और आर्टिकल यहाँ पर इसको 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। 3 जो है 22(3), इसमें कोई राइट नहीं है बल्कि इसमें एक्सेप्शन की बात की गई है। यानी आप सिंपल बोल सकते हैं कि आर्टिकल 22(1) से 22(3) तक किसकी बात की गई है, उन व्यक्तियों को जिनको दंड देने के लिए अरेस्ट किया गया, पेनिटिव डिटेन किया गया। लेकिन आर्टिकल 22(4) से लेके आर्टिकल 22(7) तक किन की बात की गई है, जिनको निवारक निरोध के तहत अरेस्ट किया गया है, प्रिवेंटिव डिटेन किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। आर्टिकल 22(1) से 22(3) तक सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी में संरक्षण देता है। क्या क्या? आर्टिकल 22(1) और 2 क्या बोलता है? अनुच्छेद 22(1) और 2 बोलता है कि अगर आपको प्यूनिटिव, यानी आपने कोई क्राइम किया या आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो, इसके तहत अरेस्ट किया जाता है, तो पहला आपका राइट है कि आप गिरफ्तारी का कारण जान सकते हो। यानी आप पुलिस से पूछ सकते हो कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। ये आपका फंडामेंटल राइट है। आपको ऐसे पुलिस नहीं उठा के ले जा सकती, आपको उसका कारण जानने का अधिकार है। दूसरी बात की गई है वकील से परामर्श का अधिकार, यानी आप अपने वकील से परामर्श कर सकते हैं, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और अगर आप सक्षम नहीं है कि अपना वकील कर सके, तो आपका फंडामेंटल राइट है चूंकि, तो सरकार खुद आपको
वकील उपलब्ध कराएगी। यानी आपने ऐसा कोई भी क्रिमिनल नहीं देखा होगा कि जिसका वकील ना हो। अगर वो खुद नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी गरीब हो, उसको सरकार जो है वो वकील मुहैया कराती है मुफ्त में, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फंडामेंटल राइट है 22 के तहत। और तीसरी बात बोली गई है कि जब भी आपको अरेस्ट किया जाएगा, इसमें देखो ट्रैवलिंग का टाइम एक्सक्लूड किया गया है। यानी मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया और कहीं भाग गया, वहाँ से लाने में आपको 2 दिन लग गए, अरेस्ट करके लाने में 2 दिन लग गए, तो इस टाइम को नहीं काउंट किया जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में बोल रहा है कि 24 घंटे के अंदर, आपके अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर में आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये कंपल्सरी है। यानी कि 24 घंटे के अंदर अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश कर पा रहे हैं, पुलिस नहीं पेश कर पा रही है उस क्रिमिनल को, तो उनको छोड़ना पड़ेगा। यानी 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपने पास नहीं रोक के रख सकती, ठीक है। 24 घंटे से ज़्यादा रोकने का एक ही तरीका है कि आप मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाइए। अगर वो बोलते हैं तो फिर इनको रखा जाएगा आपका जुडिशियल कस्टडी में। वो जुडिशियल कस्टडी जो होता है वो भी 15 डेज़ का ही होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका 22(1) और 2 में कुछ बातें की गई थी कि आप गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं, आप अपना वकील कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो सरकार आपको दिलाएगी, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आर्टिकल 22(3) जो है वो भी इन्हीं के लिए ही है, प्यूनिटिव डिटेंशन वालों के लिए ही। लेकिन बोल रहा है यहाँ पर कि ये अधिकार नहीं है, बल्कि इसमें एक्सेप्शन की बात की गई है। क्या बात की गई है? पहली बात बोल रहा है कि ये जो आपका आर्टिकल 22 ये वाला राइट है, ये उनको नहीं मिलेगा जो शत्रु देश के व्यक्ति हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा देश है जिसके साथ हमारे टर्म्स अच्छे नहीं हैं, उसका व्यक्ति भारत में रह रहा है और उसने कोई क्राइम किया है, तो वो इन राइट्स की डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे 24 घंटे में पेश करो, मुझे कारण बताओ, मुझे वकील करना है। ये बोल रहा है कि ये राइट उन लोगों के लिए नहीं जो शत्रु देश के व्यक्ति है। अगर ऐसे को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ये राइट नहीं मिलेगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आर्टिकल 22(3) में क्या बोली गई है कि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को भी ये सुरक्षा नहीं है। यानी अभी हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी शक के आधार पर क्राइम होने से पहले अगर किसी को अरेस्ट किया गया है, वो भी इसकी बात मांग नहीं कर सकता कि भाई 24 घंटे के अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, कारण बताओ, ये करो वो करो, कोई वो डिमांड नहीं कर सकता है। तो आपको इसके दोनों एक्सेप्शन भी ध्यान रखने होंगे कि ये वाले जो राइट हैं वो शत्रु देश के या फिर जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया गया उनको नहीं मिलेगा ये राइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट 22(1) से 22(3) तक। अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ, 22(4) से 22(7). ये वाला पार्ट केवल इनकी बात करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी अगर क्राइम नहीं किया है और क्राइम होने से पहले शक के आधार पे आपको उठाया जाता है, तो आपके कुछ राइट्स हैं जो आपका 22(4) से 22(7) तक लिखा गया है। तो 22(4) बोलता है कि मैक्सिमम अरेस्ट कितने समय तक, यानी शक के आधार पर आप किसी को कितना अरेस्ट कर सकते हो। तो ये वाली बात जो है 22(4) में लिखी गई है कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर केवल 3 महीने तक ही अरेस्ट किया जा सकता है। समझ में आ गया? यानी शक के आधार पर केवल 3 महीने तक रख सकते हैं। अगर 3 महीने से ज़्यादा आपको किसी को रखना है शक के आधार पर, पुलिस को, तो उस सिचुएशन में एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। और अगर एडवाइजरी बोर्ड जो है ये एडवाइज करती है कि भाई इनको आपको 3 महीने से ज़्यादा रखना चाहिए, अभी भी ऐसा है कि ये बाहर निकल के वो क्राइम कर सकते हैं, तभी उसका जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन आगे बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो 22(4) में ये बात बोली गई है कि मैक्सिमम 3 मंथ तक ही किसी को प्रिवेंटिव डिटेन किया जा सकता है। उससे ज़्यादा करना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो बनानी होगी, ठीक है। अगली बात जो है वो बोली गई है आपका 22(5) में। यहाँ पर 22(5) जो है वो बोलता है कि जो भी डिटेन किया जाएगा, डिटेन्यू जो व्यक्ति होगा उसके क्या राइट होंगे। तो वो उसका राइट है कि वो निरोध का कारण जान सकता है। यानी इसका भी राइट है, ये पूछ सकता है कि भाई मुझे क्यों निरुद्ध किया जा रहा है, मुझे क्यों बिना क्राइम के उठाया जा रहा है, किस आधार पर आप उठा रहे हो, ठीक है। इतना ही नहीं, ये भी बोलता है 22(5) कि निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन भी कर सकता है। यानी वो जो डिटेन्यू है जिसको निरुद्ध किया गया है, वो भी कोर्ट में जो है याचिका डाल सकता है, वकील कर सकता है कि भाई मुझे गलत आधार पे बेवजह के लिए निरुद्ध किया गया है। ऐसा हो सकता है कि जो सरकार है वो जान के किसी व्यक्ति को बोल दे कि भाई हमें शक है, तुम ऐसा कर सकते हो, उठा ले जा रहे तुम्हें। तो इसीलिए ये 22(5) में ये राइट दिया गया है इनको कि भाई एक तो ये कारण भी पूछ सकते हैं और दूसरा ये भी जो है याचिका डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील कर सकते हैं। ये बात की गई है 22(5) में, ठीक है। और
ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंप्लीट निवारक निरोध के राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया आर्टिकल 22 को हमने सिंपल सा देख लिया कि इसमें टोटल 7 क्लॉज है। 7 क्लॉज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 22(1) से लेकर 3 तक किन की बात की गई है, जिनको प्यूनिटिव डिटेन किया जाएगा, यानी कि अपराध होने के बाद अरेस्ट किया जाता है। और 4 से लेकर 7 तक किन की बात की गई है, जिनको प्रिवेंटिव डिटेन, यानी कि अपराध हुआ ही नहीं है, क्राइम कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन उस क्राइम को होने से रोकने के लिए उनके राइट जो है वो 4 to 7 में लिखा गया है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये उन्हीं के लिए है, केवल जो दोषी होगा, अपराधी होगा। यहाँ पर आपको 2 चीज़ और ध्यान रखनी है। पहली बात, ये जो डिटेन की बात की गई, यहाँ पर तो केवल बात कर दी गई है, लेकिन अगर आपको इस आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है तो इसके लिए कानून बनाना होगा ना, कि हम अगर कोई ये काम कर रहा है और हमें इस आधार पे किसी पे शक है तो हम उसको उठा सकते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून होंगे वो कानून कौन बना सकता है, तो ये कानून दोनों ही बना सकते हैं। यानी ये पावर आपकी सेंटर को भी है और ये पावर स्टेट को भी है, यानी केंद्र और राज्य, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून बना सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका पूरा का पूरा हमने आर्टिकल 22 पढ़ लिया, आर्टिकल 22 केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जो क्रिमिनल नेचर के होते हैं, सिविल मामले में नहीं। सिविल मामले का मतलब है कि आपने मान लीजिए टैक्स वैक्स में कुछ गड़बड़ किया और आपको अरेस्ट किया जा रहा है, वहाँ पर आप 22 का यूज़ नहीं कर सकते। यानी आर्टिकल 22 केवल क्रिमिनल मामलों से ही प्रोटेक्शन दिलाता है, वहाँ पर अपराधियों को संरक्षण देता है। लेकिन अगर कोई सिविल मामला है वहाँ पर आप आर्टिकल 22 की डिमांड नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। 22 के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए। आप इस वीडियो को, ये जो मैंने अभी 22 बताया, इसको 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा साथ में। सेम यही बात आर्टिकल 22 यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है कि 22 में इसके 7 क्लॉज हैं, और ये हमने यहाँ पे इसको डिटेल में देख लिया है, इसको भी आप देख लेंगे। देखिए, नेक्स्ट है आपका निवारक निरोध विधियों का इतिहास। ये मैंने यहाँ पर करा दिया, वैसे तो ये याद करने की चीज़ें, इसमें कुछ समझाना नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँगी कि अब तक कितने प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉ बनाया गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि शक के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से मामले में शक के आधार पर अरेस्ट किया जाएगा, तो उसके लिए कई सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो हैं वो बनाए गए। आपको एक बात और बता दूँ, ये जनरली प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी शक के आधार पर उठाने का जो ये कानून है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं पाया जाता, और जहाँ पाया भी जाता है वहाँ पर ये केवल कानून तभी लागू होते हैं जब वहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन हो, यानी युद्ध वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ हो। लेकिन इंडिया अकेली एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर नॉर्मल दिनों में भी, यानी कोई इमरजेंसी हो, कुछ ना हो, नॉर्मल दिनों में भी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है वो लागू रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमने इसलिए लागू किया था भाई, क्योंकि जब हमारा देश बना था तो देश बड़ा टुकड़ों में मिला था हमें, बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिनके हमसे विचार नहीं मिलते थे। तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये डिटेंशन लॉज जो थे इनको बनाया गया, और इनको नॉर्मल दिनों में भी लागू किया गया ताकि देश की एकता अखंडता को बनाए रखा जा सके। ठीक है, तो इसके अंदर सारे जो भी आज तक एक्ट बने हैं उन सबको हम एक एक करके बस पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। देखिए, सबसे पहला जो आपका निवारक निरोध यानी शक के आधार पर अरेस्ट करने का जो कानून बनाया गया था 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के साथ ही 1950 में बना दिया गया था। उस कानून का नाम था निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ये एक्ट वैसे तो लाया गया था केवल 1 साल के लिए, कि 1 साल के लिए हम ये कानून ला रहे हैं शक के आधार पर अरेस्ट करने वाला, और 1 साल के बाद इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसको एक्सटेंड करते गए और ये कब तक आपका लागू रहा, 1969 तक। तो ये ध्यान रखना है आपका, जो 1950 में बना था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये कब तक चला था आपका, 1969 तक। ठीक है, 69 में फिर ये एक्ट ख़त्म हो गया। फिर ये एक्ट ख़त्म होने के बाद फिर से सरकार को लगा कि भाई ज़रूरी है वो एक्ट हमारे लिए, यानी कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें शक होता है और हमें शक के आधार पर अरेस्ट करना चाहिए देश के लिए, देश की रक्षा के लिए। तो 1971 में जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी वो एक एक्ट लेकर आई थी, इसका नाम था आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, यानी कि आंतरिक देश की सुरक्षा के लिए हम ये एक्ट बना रहे हैं कि किसी को प्रिवेंटिव डिटेन कर सकते हैं। इसको बोला जाता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मीसा एक्ट भी बोला जाता है। काफ़ी इसके कड़े कानून थे।
तो ये जो मीसा एक्ट लाया गया था 1971 में पारित किया गया था, जब 1977 में पहली बार आपके देश में एक अलग पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, जनता पार्टी, मोरारजी देसाई की सरकार। उस गवर्नमेंट ने बनने के एक साल बाद ही 1978 में इस एक्ट को ख़त्म कर दिया। ये जो मीसा एक्ट लेकर आई थी कांग्रेस गवर्नमेंट 71 में, इसको 78 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। ये दो पढ़ चुके आपका। नेक्स्ट जो है 1974 में, देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लाई थी ये वाला एक्ट, ये तो आंतरिक सुरक्षा था। उसे लगा एक और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाना चाहिए और वो लेकर आती है 1974 में। और ये किस लिए लाया गया था कि जो भी विदेशी मुद्रा होती है उससे संबंधित अगर कोई मामले आते हैं, है ना, या फिर तस्करी वगैरह स्मगलिंग होती है उससे संबंधित कोई मामले आते हैं और वहाँ पर आपको शक है कि ऐसा हो सकता है, तो उस सिचुएशन में भी आप पहले ही अरेस्ट कर सकते हो। और 1974 में ये एक और एक्ट लाया गया था। 71 में इंटरनल सिक्योरिटी चल रहा था और 74 में एक नया एक्ट लाया गया था और ये है इसका नाम विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ बोला जाता है, कोफेप्सा इसके जो इंग्लिश नेम है उसका ये बना रखा है शॉर्ट फॉर्म। और इसे मीसा के साथ साथ चलाया जा रहा था, मीसा और ये दोनों साथ साथ काम कर रहे थे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 1980 में एक और आपका एक्ट लाया जाता है और इस एक्ट का नाम था चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, यानी जो भी काला बाजारी होती थी, सामानों का रख लिया जाता था और फिर एकदम से प्राइस जो है वो हाई हो जाते थे, फिर उन सामानों को बेचा जाता था। तो इसके लिए ये एक्ट लाया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि आपने ऐसा हुआ या नहीं हुआ पहले ही आपको अरेस्ट कर सकते हैं इस आधार पे कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो इसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, 1980 का एक्ट लाया गया था। 1980 में ही एक और एक्ट लाया गया था, इसका नाम था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो मीसा लाया गया था, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी 1971 में, इसको 78 में जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया। फिर दोबारा जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट बनती है 1980 में, तो ये इसी के बिल्कुल इसी जैसा ही एक नया एक्ट लाती है। ये तो ख़त्म हो चुका है चूँकि, तो वो नया एक्ट लाएगी, उसका नाम था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। ये मीसा की ही तरह का था, ठीक है। तो ये ख़त्म, तो वो नया ले आई कोई कानून, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एक और आपका एक्ट आता है 1987 में जिसको टाडा बोला जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम। देखिए पहली बार कोई आपका ऐसा प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट आता है जिसमें आतंकवाद की बात की गई, यानी पहली बार इस एक्ट को लाया गया कि हम आतंकवादी गतिविधियों के आधार पर किसी को शक के आधार पर हम अरेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऐसा हुआ हो क्राइम या ना हुआ हो, ठीक है। तो ये आपका एक्ट आता है, इसको बोलते हैं हम टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, टाडा बोला जाता है 1987। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है ये एग्जाम में, ठीक है। और आतंकवादी गतिविधियों का अगर पूछेगा पहली बार कौन सा एक्ट लाया गया था विशेष रूप से प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, तो वो यही है, ठीक है। अब ये जो आतंकवाद निवारण अधिनियम, ये जो टाडा लाया था 1995 में, इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। ख़त्म करने के बाद से जो आपकी जनता पार्टी की सरकार थी, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, उसको ऐसा फील होता है कि भाई ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसी देश में बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां चल रही है। और 2001 में जाकर उन्हें बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता महसूस हुई और वो एक नया एक्ट लेकर आए, उसका नाम था, एक्चुअली में देखिए 2001 में एक्ट नहीं लाए थे बल्कि आतंकवाद निवारण अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? जो डायरेक्ट लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो आतंकवाद निवारण के लिए ये डायरेक्ट ऑर्डिनेंस लाया गया था, इसका नाम था आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, पोटो कहा जाता था इसे, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस को अगले साल ही एक्ट बना दिया, पार्लियामेंट ने पास करके, आतंकवाद के लिए ही ये लाया गया था। तो इसी ऑर्डिनेंस को जब पार्लियामेंट ने पास कर दिया 2002 में, तो ये क्या बन गया आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बन गया, यानी ओ से क्या बन गया, ऑर्डिनेंस से ए एक्ट बन गया। तो ये क्या हो गया आपका, पोटो से क्या हो गया आपका, पोटा हो गया, ठीक है। और फिर इसे समाप्त कर दिया जाता है कुछ समय के बाद। अब देखिए सारे एक्ट ख़त्म हो चुके, लेकिन अब भाई बहुत बार देश में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पहले ही आपको शक के आधार पर डिटेन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसलिए फिर क्या किया गया, 2008 में हम कोई नया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं लेकर आए, बल्कि 1961 का ही एक पहले का बना हुआ लॉ था प्रिवेंटिव डिटेंशन का,
और उसी लॉ में हमने अमेंड कर दिया और उसका नाम रख दिया कानूनी गतिविधियां निवारण संशोधन अधिनियम, और इसको अमेंड करके 2008 में लागू कर दिया गया। तो आपको समझ में आ गया कि 2008 में ये नया प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं लाया गया, चूँकि हमें ज़रूरत तो थी, तो हमने एक पुराना ही पहले का डिटेंशन लॉ था उसमें ही अमेंड करके उसको लागू कर दिया, जो 1967 का था। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट है, इन सभी को आप देख लेंगे कि कौन कौन से आपके यहाँ पर डिटेंशन लॉ की बात की गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये डिफ़िकल्ट था, तो आप वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे, जैसा आपको इजी लगेगा। नोट्स ज़रूर बना लेंगे। तो आज हमने 2 आर्टिकल्स कवर करे, एक है हमारा आर्टिकल 21, दूसरा है हमारा आर्टिकल 22। आर्टिकल 21 जो है वो सभी को प्राप्त है, चाहे वो नागरिक है, गैर नागरिक है, और इसमें क्या बोला गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है अब करंट सिचुएशन में 1978 के मेनका गांधी केस के बाद से आपको दोनों से प्रोटेक्शन दिलाता है, लेजिस्लेचर से भी, एग्जीक्यूटिव से भी। ये आपको ध्यान रखना है। 22 में हमने देखा कि ये केवल किन के लिए, जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल भी कौन से, सिविल मामले के नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 22 के अंदर में हमने 7 जो है क्लॉज पढ़े, और जिसमें से 22(1) से लेके 3 तक आपकी बात की गई थी किसकी, प्यूनिटिव डिटेंशन की। अगर आपने क्राइम किया है तो आपको अरेस्ट किया गया है, वहाँ पर क्या आपके राइट होंगे, संरक्षण होंगे। और 22(4) से लेके 22(7) तक बात की गई है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, कि आपने क्राइम किया ही नहीं है, कोई क्राइम हुआ ही नहीं है, और बिना क्राइम हुए ही आपको पहले ही अरेस्ट किया जा रहा है ताकि आप वो क्राइम ना कर सके, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेन। तो 22(4) से 22(7) तक इनके राइट्स दिए गए हैं, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बहुत सारे एक्ट जो हैं बनाकर लाए गए आज़ादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद से ही अब तक। तो वो जो भी इम्पॉर्टेंट आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट थे वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये पूरी आपकी पॉलिटी की सीरीज़ लक्ष्मीकांत जो है बुक है उसको ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। आप इसको पूरा कर लीजिए, जो भी पहले के लेक्चर्स है वहाँ से स्टार्ट करिएगा, और इतना आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए इनफ होगा। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको वीडियोज़ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।